हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 2 पे। हम जो है पूरा यूनिट 2 पढ़ रहे होंगे आपका, जो कि हमारी फैमिली एंड कम्युनिटी का यूनिट 2 है ये। और इसमें हम 2.1 की बात करेंगे, तो जो कि हमारा है स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड इम्पेक्ट एंड कॉपिंग ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी। मतलब जो विकलांग बच्चे के होने पर प्रतिक्रिया और प्रभाव और मुकाबला के चरण के बारे में पढ़ना है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया के चरण और प्रभाव और विकलांग बच्चे के होने का सामना करना, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। और इसमें देखिए थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया है, तो हम आपको वो चीज़ें शॉर्ट में करके समझाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि आपको पढ़ना है कि अलग अलग स्टेजेस में बच्चे, विकलांग बच्चे के जो प्रभाव हैं वो क्या पड़ते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। विकलांग बच्चों को कौन कौन सी ऐसे इफेक्ट हैं जो उनको सामना करना पड़ता है, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, पारिवारिक लचीलापन की विशेषताओं के आधार पर अध्ययन कर रहे में बौद्धिक, शारीरिक या सिखाने की शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के माता पिता के दृष्टिकोण की जाँच की। अतीत और वर्तमान और मुकाबला करने के तरीके के रूप में माता पिता के साक्षात्कार सवालों ने पारिवारिक परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं की जांच की। बच्चे के निदान के लिए माता पिता की प्रतिक्रियाएं, समायोजन के जो माता पिता द्वारा उपयोग की जाने वाली जांच है, या पारिवारिक सहायता और सेवाएं हैं, और माता पिता के जो भावात्मक और भविष्य की जो अपेक्षाएं रहती हैं, उनमें ये पाया जाता है कि अधिकांश जो माता पिता हैं वो अपने सामाजिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। मतलब उनको अधिकांश ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं, जैसे बच्चे के डिसेबिलिटी लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से उनको अपनी सामाजिक जीवन की जो परिवर्तन, मतलब सामाजिक जीवन जिस तरीके से वो जीते हैं उस तरीके में उनको परिवर्तन करना पड़ता है। और उच्च स्तर की जो हताशा और असंतोष है वो व्यक्त किया है। मतलब वो बहुत अधिक तरीके से जो है बच्चों को लेकर के, उस पर दिव्यांगता के प्रभाव को लेकर के असंतोष जो है वो व्यक्त करते हैं कि अलग अलग समय में उस सामाजिक स्थितियों के हिसाब से वो अपने रहन सहन में, अपने सामाजिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। और कई अपने नियमित जीवन को बनाए रखने का जो है वो प्रयास भी करते हैं। कई सारे ऐसे माता पिता भी हैं जो एक नियमित जीवन, जिस तरीके से वो रेगुलरिटी के साथ जीते आ रहे हैं, उसी को बनाए रखने का वो प्रयास करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस प्रयास में उनको असंतोष, जो चिंता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। बहुमत ने बच्चे और बच्चे के भविष्य में दृढ़ विश्वास, एक आज्ञावादी, मतलब एक आशावादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण और अक्षमता की स्वीकृति की आवश्यकता व्यक्त की है। कोई बच्चा प्रारंभिक सामाजिक बर्ताव सबसे पहले अपने माता पिता से, गुरु से ही सीखता है। मतलब कोई बच्चा है किस तरीके से उसको समाज में रहना है, वो सबसे पहले अपने परिवार से, क्योंकि परिवार ही सबसे पहले ये नैतिक मूल्यों का ज्ञान जो है वह परिवार देता है। जस्ट उसके बाद वो अपने विद्यालय से, अपने गुरुजनों से ये चीज़ें सीखता है। और यह सामाजिक व्यवहार बच्चे की भविष्य की जो है वो नींव बनाती है, जिस पर उसकी ज़िंदगी का हर कदम जो है वो निर्भर करता है। परिवार किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करता है, और जो विद्यालय है किस तरीके से बच्चों को इन्वायरमेंट देता है, ये यही बच्चे की नींव बनाता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा तो वहाँ से बच्चे का जो विकास है वो भी प्रभावित होगा। किसी भी शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों के समूह के साथ साथ अभिभावकों के रुचिपूर्ण तथा जिम्मेदारी के साथ इस भागीदारी को निभाना चाहिए। देखिए, चूँकि जो अभिभावक हैं, अभिभावक बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। देखिए, विद्यालय में तो बच्चा रहता है, पर विद्यालय में एक जो है बहुत कम टाइम के लिए, मान लीजिए 5 घंटे, 6 घंटे, छोटे बच्चे हैं तो 3 घंटे, 4 घंटे, बस इतने टाइम के लिए वो विद्यालय में रहते हैं। बाकी का अधिकांश समय जो है वो अपने परिवार के साथ ही बच्चा व्यतीत करता है, और अधिक समय तक वो बच्चे के संपर्क में रहते हैं तथा बच्चे के विकास में जो संपूर्ण जानकारी है उसका आकलन वो करते हैं। जो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में सम्मिलित अभिभावकों को हम शीघ्र हस्तक्षेप एजेंट भी कह सकते हैं। देखिए, शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है, आगे भी जो है यूनिट 3 में भी आप ये चीज़ें पढ़ेंगे।
और आपने शुरू से जो है आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब होता है, जैसे आपने दिव्यांग बच्चों की पहचान कर ली कि हाँ इसमें इस प्रकार की डिसेबिलिटी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर है। आप इसकी जब पहचान कर लेते हैं तो इसके जस्ट पहचान के बाद आप बच्चों को जो सेवाएं प्रदान करते हैं, बच्चे के लिए जो कुछ भी उनके मतलब उनके अच्छी लाइफ के लिए आप जो कुछ भी कदम उठाते हैं वही शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत आता है। तो माता पिता जो होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे का शीघ्र हस्तक्षेप करने में, इसलिए हम उनको ईयरली एड जो इंटरवेंशन है उसके एजेंट भी कह सकते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता को भी वो जो है वो भागीदारी देते हैं। माता पिता के लिए जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे जीवन भर जो है समायोजन करते हैं। माता पिता जो है वो विकलांग बच्चों के लिए मतलब जन्म से लेकर के उनके जीवन भर तक समायोजन करते हैं। भाई बहन भी जो है इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। विकलांग बच्चों की वजह से जो उनके मतलब जो उनके जो भी पीयर्स रहते हैं या जो भी उनके कह सकते हैं कि सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, वो सब भी इससे प्रभावित होंगे। और विकलांगता कई कारकों से जो है वो उत्पन्न होती है। परिवारों को उन बच्चों को सहन करना, उनकी उम्मीद करना, उनको सिखाना चाहिए जो मूल रूप से उनके मन में नहीं थे, ठीक है। समुदाय भी बच्चों को स्वीकार करने और जो है उनको आवाज़ की या पुनर्वास की जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, उम्मीद करने वाले माता पिता आमतौर पर सपना देखते हैं कि उनके बच्चे उनके बच्चे जो है उनके बच्चे कुछ नई स्किल्स को सीखे, वह अपने मूल्यों और रुचियों को सहजता करने के लिए जो है वो उन चीज़ों को वो सीखे जिससे वो उनके मूल्यों को बचा पाएँ, या बच्चे नैतिक चीज़ें हैं उसको वो सीखें। ये सब कुछ उम्मीदें जो है वो माता पिता बच्चों से करते हैं। लेकिन क्या होता है जब विकलांगता के कारण बच्चे मतलब उनसे बहुत अलग होते हैं, ठीक है। मतलब अगर माता पिता जो कुछ उम्मीदें जो अपने हर एक बच्चे से करते हैं वैसा वो विकलांग बच्चों से भी करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा भी मूल्यों को सीखे, सामाजिक तौर तरीकों को सीखे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको कहीं ना कहीं जो ग्लानि होती है वो होती है। और माता पिता इस बच्चे को जो है कैसे परसीव कैसे करते हैं, देखिए तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जन्म से अगर बच्चे में दोष है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये हम पढ़ेंगे। शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य जो है वो समस्या होना, जो दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उनमें संलग्न होने की उनकी क्षमता को जो है वो प्रतिबंधित करता है। बच्चा अगर जन्म से ही बच्चे में किसी प्रकार की कोई विकलांगता है तो उससे बच्चे को क्या होता है कि अपने दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उसको भी करने में उसको परेशानियां होती हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अमेरिका के अनुसार हर 33 में से एक बच्चा जो है वो जन्म दोष के साथ पैदा होता है। और जन्म दोष अनुवांशिक पर्यावरण जो कारक हैं उनके कारण हो सकता है। और जन्म दोष के अधिकांश बच्चे जिनके पास कोई स्वास्थ्य समस्या या मानसिक समस्या होती है, मतलब बच्चे अगर जन्म से ही परेशान है या जन्म से ही उनमें प्रॉब्लम है तो आगे चल के उसका बच्चे पर जो है एक गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की एजुकेशन से लेके उनकी अगर हम बात करते हैं उनकी जो है सामाजिक स्थिति से लेकर हर चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब इस पे माता पिता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें जानना है। कंदेल और मेरिक ने विकलांग बच्चों वाले परिवार के अध्ययन के परिणामों का अनुपालन किया और ऐसे बच्चों का जन्म जन्मजात तौर पर चरणों में होता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अक्षम बच्चे के जन्म पर परिवार की स्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। तो जब कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के संबंध में सोचते हैं तो उसी समय से दादा दादी बनने के सपने वो देखने लगते हैं और उस सपने में एक सुंदर बच्चे का सपना भी वो देखने लगता है। ऐसे में यदि एक अक्षम बच्चे का जन्म होता है तो उनकी जो बहुत सारी आशाएं रहती है उन आशाओं में उनकी आशा एक निराशा में बदल जाती है। अतः ऐसे में विशिष्ट अभिभावकों की स्थिति में विशेष परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। यह स्थिति प्रायः निम्नलिखित जो है वो हो सकती है, जैसे अब स्वीकार की भावना। अगर बात करते हैं कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म से ही जन्मजात ही बच्चा जो है अच्छा में पैदा होता है तो देखिए शुरू में सब माता पिता की अपनी एक थॉट होती है, ठीक है, कि एक नॉर्मल जो बेबी है उसका वो बॉर्न हो। लेकिन अगर उसमें नहीं होता है तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उस बच्चे को लेकर के और उस पेरेंट्स को लेकर के जो है वो होने लगती है। जैसे अब स्वीकार की भावना, जैसे कोई वैसे बहुत सारे परिवार होते हैं जहाँ पे अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको निरादर करना, बच्चे को सही ज़रूरतों का ध्यान न रखना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं।
दोषारोपित करना। अक्षम बच्चा पैदा होने के उपरांत माता पिता उसके कारणों को लेकर एक दूसरे पर जो है वो दोषारोपण करने लगते हैं। इस स्थिति में कभी कभी अलगाव की भावना भी जो है वो हो जाती है। एक डर की भावना भी इन माता पिता के अंदर हो जाती है। मतलब बच्चे के अक्षम पैदा हो जाने पर अभिभावक जो है वो दूसरे बच्चे के प्रति भी जो है वो ऐसा व्यवहार करने लगता है कि ठीक है, दूसरा बच्चा ना पैदा करने का वो निर्णय लेते हैं कि जैसे अगर एक बच्चा ऐसा हो गया तो वो आगे निर्णय ले सकते हैं कि जो है अब कोई बच्चा ही नहीं पैदा करना है, हो सकता है अगला बच्चा भी ऐसा हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके मतलब डर हैं जो हो जाता है। अपराध बोध की भावना। इस प्रकार का बच्चा पैदा होने के कारण माँ अपने को मारने लगती है। ऐसे में बच्चे बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाती, फिर भी पूरे समय उसका ध्यान रखने मतलब बच्चे पर ही रहता है। ठीक है, शोक की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ ये माता पिता को होने लगता है। ठीक है, और अपने बच्चे को ही बोझ समझने लगते हैं। ऐसा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। जनरली आज के समय में जो कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, सभी अवेयर हो चुके हैं, तो ये सारी सिचुएशन जो है अभी फ़िलहाल जो है आपको देखने को बहुत ही कम मिलती है, बट इसका इम्पेक्ट जो है वो ज़रूर पड़ता है परिवार के ऊपर। अलग करने की प्रवृत्ति। कभी अक्षम बच्चा पैदा होने पर अभिभावक जो है शर्म महसूस करने लगते हैं कि बच्चे को बाहर ही नहीं ले जाएंगे, किसी को बताएंगे ही नहीं कि मेरे घर में इस टाइप का कोई अक्षम बच्चा है। ठीक है, इस तरीके की जो है वो प्रवृत्ति होने लगती है। समाज से वो अलग करने के विषय में सोचते हैं कि किसी भी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें बच्चे को नहीं ले जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होने लगती है। बहुत ज़्यादा अधिक अपेक्षाएं होने लगती हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चे की क्षमता से अधिक अपेक्षाएं करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके प्रभावित हो जाएंगी ना सुनने के कारण, लेकिन वो बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन करेंगे, जिसमें बच्चा खरा नहीं उतरेगा तो फिर बच्चे को दंड देना या फिर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि बच्चा उनकी अपेक्षाओं पर सफल नहीं होता तो अभिभावक उस पर अपना जो आक्रोश है वो प्रदर्शित करते हैं। स्वीकार की भावना। इस चरण में अभिभावक बच्चे की अक्षमता को तथा स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं और बच्चे को परिवार के दूसरे बच्चों सदस्यों के साथ जो है महत्व भी देने लगते हैं। सामाजिक बहिष्कार की भावना भी हो सकती है। किसी घर में एक अक्षम बच्चा पैदा होने पर स्वाभाविक रूप से दूसरे बच्चे पर यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उससे इस बच्चे का जीवन जो है वो प्रभावित हो जाता है तथा जो अक्षम भाई बहन को बोझ मानने लगता है एवं दूसरों के अभिभावक दूसरे द्वारा अत्यधिक सुझाव आने के कारण अभिभावक लोगों से कतराने लगते हैं। ठीक है, कि मतलब अभिभावक जो है वो दूसरे सामान्य बच्चों के जो माता पिता होंगे उनसे बात नहीं करना। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब जिसका प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, विकलांग। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उससे माता पिता को ये सारी परेशानियां हैं जो सामना करना उनको पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल है, अभी आपके पास जो भी नोट्स है, फिर चाहे वो आपका नोट्स हो या आपने कहीं से टेलीग्राम से या कहीं से भी आपने प्राप्त किया है, बस आपको उस नोट्स को पढ़ना है और कहीं किसी भी जगह जो है आपको अब भटकना नहीं है कि नहीं मैं किसी और नोट्स से पढ़ लूँ। मैं ये वीडियो आपको ज़रूर दे रही हूँ, बट आप लोग का ये मत समझिएगा कि अब आपको यही नोट्स मिले तो ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में बहुत ज़्यादा न आ रही हों, क्योंकि ये एक थ्योरी पेपर है। इसमें जितना आप सोच सकते हैं वो आपकी मेंटली एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसमें लिख के आएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो हेडिंग्स इसमें दी गई हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही हमें छाप के आनी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अपने दिमाग से आप सोच करके लिखिएगा कि विकलांग बच्चा होने पर जो पेरेंट्स हैं या अलग अलग चरण के जो विकलांगता है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वो आपसे पूछेगा कि बताइए माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, माता पिता को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, भाई बहन को किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, समाज को किस तरीके से चुनौतियों का सामना कर पड़ सकता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकता है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा लॉन्ग टाइप में, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप ये पूरा पेपर पढ़िएगा एक बार। ठीक है, रिवीजन करिए 2-3 बार और उसके बाद रटने का बिल्कुल प्रयास मत करिए। पूरा पेपर आपका थ्योरी पर डिपेंडेंट है। 1-2 यूनिट को अगर छोड़ दें तो पूरा पेपर ही आपकी थ्योरी पर डिपेंडेंट है, और ऐसी थ्योरी है जहाँ पे आप सिर्फ अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी के बताए गए हेडिंग्स को आप उसमें लिख करके इंक्लूड करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए कि हाँ इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा, तो वही चीज़ें आपको रिपीटली लिखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है नोट्स को टिकटो लिखने का प्रयास आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आप लिख भी नहीं पाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है कि आप नहीं लिख पाएंगे अगर आप रट के जाएंगे तो। लेकिन अगर आप समझ के जाएंगे तो अपने मन से आप वहाँ पे जो छाप देंगे वही सही हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2.2 पे। इसमें हमारा है इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन डायग्नोसिस, ठीक है, और लिमिटेड ऑफ एड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी बाय फैमिली, मतलब निदान में माता पिता को शामिल करना, सहायता निर्धारण और परिवार द्वारा विकलांगता की स्वीकृति, ये हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा और इस टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारा है निदान, सहायता के निर्धारण और जो है अब बात करते हैं और परिवार द्वारा विकलांगता की स्वीकृति, ये हमें हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको निदान समझना है कि डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है। जैसे आप निदान और उपचार दो वर्ड देखते हैं तो आपको इसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए कि निदान क्या है और उपचार क्या होता है। तो निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, समस्या के कारणों का पता लगाना, ठीक है। जब समस्या के कारणों का आप पता लगाते हैं तो वो आपका निदान होता है। और उपचार क्या होता है, जब आप उस समस्या के कारण को पता लगा करके उसके लिए जो कुछ भी आप चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी है तो चोट क्यों लगी है, उसका क्या कारण है, ठीक है, उसके कारण को जब आप पता लगाते हैं और वो आपका निदान होता है। लेकिन जब आप उस पर मलहम पट्टी करते हैं, ठीक है, अब उसको धुलते हैं नीम की पत्तियों से या जैसे भी, तो वो आपका उपचार कहलाता है, ठीक है। तो ये आप समझते रहिए ताकि ये वर्ड क्लियर रहेगा तो फिर आपको लिखने में आसानी होगी। जो परिवार होता है वो समाज की प्राथमिक इकाई होता है। मैं आपको पहले दिन से ही बता रही हूँ कि परिवार समाजीकरण का जो प्राथमिक एजेंसी होती है या प्राइमरी एजेंसी जो आपकी है वो परिवार ही होता है। वह व्यक्ति की प्रथम पाठशाला भी होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से और जो चीज़ें सीखता है अपने परिवार से सीखता है और यह व्यक्ति अनेक आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करते हैं। किसी परिवार विशेष के प्रकारों व क्रियाओं को पता चलाने के लिए परिवार की गतिकी का जो है वो अध्ययन किया जाता है, मतलब परिवार गतिकी का अध्ययन होता है। इस संसार में जो प्रत्येक बच्चा है वो एक दूसरे से भिन्न एवं प्रत्येक परिवार जो है भी जिन्हें समय समय पर आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में पाया जाता है और ऐसा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जब एक एक व्यक्ति में पाया जा रहा है तो अलग अलग परिवार में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा और अलग अलग परिवार उन चुनौतियों का, आने वाली चुनौतियों का अलग अलग तरीके से जो है वो उसका सामना करता है। जब परिवार में दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तब दबाव तो पड़ता ही है। माता पिता एवं अन्य सदस्य बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं कि देखिए ये क्या है कि जैसे एक दिव्यांग बच्चा है तो परिवार भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्लानि का अनुभव जरूर करता है कि आगे भविष्य में ये बच्चा कैसा होगा, कैसे इसको सुविधाएं प्रदान की जाएं। जानकारियों का अभाव रहने पर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सरल रहती हैं वो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग डीएड कर रहे हैं तो अब डीएड के बाद आप क्या करेंगे, आपको बता दिया गया आप प्राइमरी टीचर में जा सकते हैं, जनरल टीचर बन सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर की पोस्टेज होती हैं जो कि आती हैं चली जाती हैं, हम जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पोर्टल्स पे आती है। तो हमारे लिए देखिए जॉब पाना कठिन नहीं है, जॉब की जो जानकारियां हैं कि किस तरीके से वो हमें मिलेंगी, उसका सही तरीका क्या है वो प्राप्त करना हमारे लिए कठिन है, ठीक है। तो ऐसे ही दिव्यांग बच्चों, मान लीजिए दिव्यांग बच्चा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बच्चों को किस तरह से सुविधाएं दी जाएं इसकी जानकारियों का अभाव होने की वजह से माता पिता को दिव्यांग बच्चों को लेकर के जो चिंताएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। माता पिता कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, अंत में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको वो स्वीकार करते हैं। और बात करते हैं सेवा देते समय विचारणीय बिंदु एवं इसका परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप बच्चों को जो सुविधाएं दे रहे हैं तो आपको क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। सबसे पहला है योजना बनाना। एक बार मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरी पढ़ाने की स्पीड ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, क्योंकि मैं इसको लेकर के थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज रहती हूँ कि शुरू से ही मैं बहुत तेज़ी के साथ जो है चीज़ों को कवर करते आई हूँ, तो ये स्पीड मुझे लगती है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रख के चल रही हूँ। तो आप लोग एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्पीड पढ़ाने की कैसी है, आप लोगों के समझ में आता है चीज़ें या फिर मैं बहुत फास्ट आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। वैसे पिछली वीडियो की अपेक्षा आप इस वीडियो में देखेंगे तो मैं थोड़ा सा प्रयास ज़रूर कर रही हूँ अपनी स्पीड को कम करने की, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर एक बार कि आपको कैसे लगती है स्पीड।
सबसे पहला है योजना बनाना, मतलब जितना जल्दी हो सके विशेष बच्चों के लिए योजना बनानी चाहिए। जैसे हम बच्चों को सुविधाएं देना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम उनके लिए एक प्रॉपर योजना बनाएं। जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं तो आपको एक योजना ज़रूर बनानी चाहिए कि आप किस तरीके से इसको कवर करेंगे। जैसे आपका 5 यूनिट है तो कब कब आप कौन कौन सा यूनिट पढ़ेंगे, किस तरीके से कितना क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे, कितना टाइम रिवीजन को देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक योजना बनाकर जब चीज़ें की जाती हैं तो कम समय में हम बेहतर कर सकते हैं। और बच्चे के भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए विशेष शुरुआती बिंदु जो है वो अभिभावक गुणों की सहमति से होनी चाहिए। और जब भी कोई भी योजना कोई भी एजुकेटर्स या कोई भी व्यक्ति बना रहा है तो उसमें परिवार की भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार बच्चों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है और योजना बच्चे की आवश्यकता के जो है वो अनुसार ही होनी चाहिए। अगला है स्वीकृति की आवश्यकता। अभिभावकगण जो है वो भावनात्मक रूप से विक्षुब्ध होते हैं और उनमें प्रायहीन भावना और जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो सहानुभूतिपूर्ण बेहतर समझ और सहायतापूर्ण भावना परामर्श की जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ें हो सकती हैं कि अभिभावक जो है बच्चों को स्वीकृति दे। स्वीकृति की आवश्यकता है, इसके लिए अभिभावकों को जो है अच्छी तरीके से वो प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। संसाधनों चुनाव एवं उपयोग। जब आप सेवा देते समय परिवार में उपस्थित जो संसाधनों का भरपूर चुनाव एवं उपयोग करना चाहिए। जैसे आप बच्चों को कोई भी सुविधाएं दे रहे हैं तो उससे आप परिवार के पास क्या अवेलेबल्स हैं, क्या सुविधाएं परिवार दे सकता है, उसको ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि बच्चा अधिकतर समय परिवार में रहेगा और परिवार की जो संसाधन है उसका उपयोग करके अगर वो अपना बेहतर विकास कर सकता है तो उसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और अगर बात करते हैं जैसे अनुपयोगी जो डिब्बे हैं, जो बर्तन हैं, रंग बिरंगी जो तस्वीरें हैं, वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से वो जो सेवाएं हैं वो देनी चाहिए। मतलब जो घर के मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करके जब आप बच्चों को सुविधाएं देते हैं तो उससे बच्चा बेहतर सीखता है। अगला है समर्पण की आवश्यकता। निःशक्त बच्चों की सेवा पूरी ईमानदारी एवं जो तत्परता है उसके साथ करना चाहिए। जब आप किसी एक बच्चे को सुविधाएं दे रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ और बच्चे को जो है जो भी उसके लिए उपयोगी सुविधाएं हो सकती हैं वो देनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे आईटी टीचर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चे को सुविधाएं देने के नाम पर अपनी जेब भरते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बच्चा है जो कि पहले से ही डिसेबल है, पहले से ही भगवान ने उसके कुछ अधिकार छीन लिए हैं और जो सुविधाएं सरकार उसे दे रही है, अगर आप एज एजुकेटर वर्क कर रहे हैं तो आपको वो सुविधाएं उस बच्चों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। ये आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। पूरी समर्पण के साथ आप अपने वर्क को जब करते हैं, ठीक है, पूरी समर्पण के साथ एक स्पेशल एजुकेटर जब अपने वर्क को करता है तो उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। ठीक है, साथ साथ उसको देख करके जो अन्य दिव्यांग बच्चे रहेंगे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो आपकी क्रिएट होती है। अगला है आपका अभिभावक को परामर्श देना। संपूर्ण परिवार को प्रभावपूर्ण योजना और इसके संपादन में शामिल करने हेतु उचित परामर्श भी देना चाहिए। कि जब आप किसी भी बच्चे के लिए कोई भी योजना बना रहे हैं, उसको सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो परिवार को शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि परिवार जानता है कि उस बच्चे की क्या नीड है, उस बच्चे को कब क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, सब कुछ परिवार जानता है। तो उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए और उसके लिए जो उचित योजनाएं हैं उनमें जो है उसको परिवार को परामर्श भी जरूर देना चाहिए। इस परिवार के सभी सदस्य जो है उत्तरदायित्व को निभाने और सामाजिक लक्ष्य में जो है वो शामिल होते हैं। उसके बाद सकारात्मक आवृत्ति पैदा करना। सकारात्मक आवृत्ति का मतलब होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के लोगों की जो आवृत्ति है वो दिव्यांग बच्चे के प्रति संपूर्ण रूप से ऋणात्मक थी। ठीक है, आप देखेंगे बहुत पहले के समय में ऐसा था। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हिस्टोरिकल परसेप्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुराने समय में समाज की जो सोच थी वो दिव्यांग बच्चों को लेकर एक निगेटिव सोच दिव्यांग बच्चों के मतलब लेकर के थी। उन्हें सामाजिक कलंक के रूप में जाना जाता था, हंसी मजाक की वस्तुओं के तौर पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, परिणाम यह हुआ कि अलग करने की प्रवृत्ति को जो है वो प्रेरित किया गया। अलग संस्था, आवासीय देख रेख, ठीक है, इस सारे अलग अलग तरह के जो स्पेशल स्कूल, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए क्रिएट की गई। ठीक है, अलग अलग उनको रखने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे इन व्यक्तियों के बेहतर प्रबंधन की जो है धीरे धीरे उनकी सोच में परिवर्तन आया, उनकी एप्टीट्यूड में परिवर्तन आता है और वो बच्चों को स्वीकार करने लगते हैं। आवृत्तियों में परिवर्तन आया, लोग महसूस करने लगे कि दिव्यांग बच्चे
बच्चे व्यक्ति को भी जीने और समाज में जो है कार्य करने के लिए जो है वो प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, समय के साथ जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हुई, जैसे जैसे लोगों ने जाना कि हाँ दिव्यांग हैं, तो क्या हुआ, पहले तो बच्चे ही हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा दिव्यांग है तो क्या हुआ, पहले तो वह बच्चा ही है, एक बच्चा है वो दिव्यांग है ना, तो उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको सुविधाएं देने जाने का प्रयास किया जाने लगा। ऐसा सोचा जाने लगा कि हम इन बच्चों को थोड़ा सा प्रशिक्षण दें, तो धीरे धीरे एक सकारात्मक जो आवृत्ति है वो आई, और वो बच्चे के हित के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके भी समाज में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है, तो उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, उसको प्रशिक्षित करने का प्रयास करें, जितना हो सके उसका नामांकन विशेष विद्यालयों में करवाने का प्रयास करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भी जानते हैं जितना अधिक दिव्यांग बच्चों का नामांकन विशेष मतलब एक नॉर्मल विद्यालयों में होगा, उतने ही ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर की नीड होगी, और आप लोगों के लिए जॉब की फैकल्टी जो है वो उतनी ही ज़्यादा वो बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सारे शिक्षा और पुनर्वास के कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें लोगों को सकारात्मक आवृत्ति जो है वो बढ़ने लगी, और सकारात्मक आवृत्ति पैदा करने में सेवा देने वाले जो सेवा प्रदाता होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बच्चे की विकलांगता के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम की जो आवश्यकता की बात करते हैं, उनमें सकारात्मक आवृत्ति का विकल्प जो है वो करते हैं, उन सभी के अंदर एक सकारात्मक जो सोच है उसको डेवलप करते हैं, उनकी गलत अवधारणाओं को दूर करते हैं एवं विकलांगता के कई उदाहरण देकर उन्हें आशान्वित करते हैं, और विकलांगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली जो छूट है, जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताते हैं, परिवार को भूमिका बताकर उन्हें अच्छी सोच के लिए प्रेरित करते हैं। यदि किसी बच्चे का सामान्य विकास नहीं हो रहा है तो तुरंत चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, वर्णन किसी न किसी प्रकार की विकलांगता होने की आ सकती है, तो सेवादाताओं को समाज में इस तरह की जो जागरूकताएं हैं वो फैलानी चाहिए, जिससे हर एक बच्चे को सुविधाएं मिल सके। देखिए, जानकारियों का अभाव रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जानकारियों के अभाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ईजी हैं बच्चे के लिए करना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि अगर आपके पास जानकारी है, आप जानते हैं दिव्यांग बच्चों का किस तरीके से जो है उनको हम पुनर्वासित कर सकते हैं, किस तरीके से उनको सुविधाएं दे सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर का ही एक कर्तव्य है, एक नॉर्मल या कोई भी व्यक्ति है उन सभी का कर्तव्य है कि जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। ठीक है, जिससे आने वाले, जैसे आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं, एज एग्जाम्पल मैं यूज कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको जैसे अभी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो एचआई के लिए आपको चैनल तो मिल जाएगा एक दो, लेकिन पूरा सिलेबस कोई भी नहीं करा पाया है। ठीक है, मैं एटलीस्ट मैं भी नहीं करा पाई हूँ आपके लिए, जबकि मैं 1 साल से पूरा 1 साल हो जाएगा मुझे इस चैनल पर वर्क करते हुए, लेकिन मैं भी आज तक आप लोगों को पूरा सिलेबस नहीं करवा पाई। ठीक है, रीज़न ये होता है कि जो है सही जानकारी, जैसे आप लोगों को अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको बहुत सारी एचआई के बारे में नोट्स, सिलेबस वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मिलने लगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये जानकारियाँ हैं तो कम से कम बच्चों के लिए की जाए, जो आने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, जिस तरह से हमने पढ़ा उस तरह से उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उन्हें नोट्स के लिए या फिर किसी भी प्रकार की जानकारियों के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए कहीं भटकना ना पड़े, वो एक जगह जानकारी पा पाए। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसान हो गई हैं। अब पेपर निकालना या डीएड का जो है या एचआई के बच्चों के लिए ये पेपर सॉल्व करना आपके लिए कठिन हो, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, आसान हो गया होगा थोड़ा बहुत। मैं मानती हूँ 100% नहीं हुआ होगा, लेकिन कम से कम 75% तो आपके लिए ज़रूर ही ईजी हो गया है। ठीक है, तो यही है कि आपके पास अगर जानकारियाँ हैं तो उसको प्रसारित करिए। आज के समय में ऑनलाइन एक बहुत बेहतर माध्यम है जहाँ से आप अपनी जानकारियों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, एक अच्छी जानकारी को आप पहुँचा सकते हैं, तो वो प्रयास ज़रूर करना चाहिए। सभी का कर्तव्य है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपको पता है, आपकी जानकारी है, तो उसको आगे बढ़ाइए ताकि दूसरे लोग भी उसको जान सके, और दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है वो किया जा सके। बात करते हैं तो परिवार की संरचना, उनके कार्यप्रणाली के अध्ययन से दिव्यांग बच्चों को निदान हो सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों की जो भूमिका है, उसका निर्णय तंत्र में नेतृत्व प्रणाली, जो विश्वास तंत्र है, जो प्रतिरूप तथा पारिवारिक जीवन वृत्त का जो अध्ययन है वो किया जाता है। एक विकलांग बच्चे का जन्म परिवार के जो मतलब परिवार में एक दुखद घटना होती है। परिवार के सदस्य विकलांग बच्चे के जन्म के बाद जो है वो सांविधिक अवस्था जैसे सदमा, असभिका, दोषारोपण, अपराध भावना व
वापसी, इन सब से होकर गुजरते हैं। तो इन अवस्थाओं के साथ समायोजन स्थापित करने तथा बच्चे के पुनर्वास के लिए हस्तक्षेप किया जाता है जो है वो आवश्यक होता है। ऐसे में सेवा देने वाले को निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। एक योजना बनानी चाहिए, उसको स्वीकृति की आवश्यकता होती है, संसाधनों का चुनाव करना चाहिए, संप्रेषण की आवश्यकता होती है कि वो परिवार के सदस्यों के साथ कम्युनिकेट करे और अभिभावकों को उचित परामर्श जो है वो चीज़ें दे। ठीक है, तो ये आपका होता है यूनिट 2.3। और अब हम बात करेंगे ये 2.2 था आपका, अब बात करेंगे 2.3 पे। और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा आप लोगों को जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा आपके लिए चीज़ें आगे उतनी ही आसान जो है वो मेरे लिए आपको आप लोग तक पहुँचाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करिएगा एक बार। और बात करेंगे 2.3 पे, जो कि हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एडवोकेसी इन इंटरवेंशनल जो है प्रैक्टिसेस। तो ये हमारा 2.3 है और इसमें बात करते हैं हस्तक्षेप प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी रोग को जितनी शीघ्र जो है पहचान हो जाए उसका उपचार उतना ही आसान हो जाता है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जितना जल्दी आप किसी भी चीज़ की पहचान कर लेंगे, ठीक है, चोट क्यों लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, वो आप अगर जान पाएंगे तो आप उसका इलाज भी कर पाएंगे। पता लगा आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये चोट मुझे कैसे लगी है, इसका इलाज कैसे होगा, आपके पास जानकारी नहीं है, आप उसको पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए उसका उपचार करना भी कठिन हो जाएगा। और इसी तरह से जो दिव्यांगता का जो है वो शीघ्र पहचान के लिए समान विकास की संपूर्ण जानकारी जो है आवश्यक होती है। बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत रोना, बच्चे का रंग, शरीर का हिलना डुलना, खान पान तथा विकास यदि सामान्य बच्चे से भिन्न या धीमी गति का पाया जाए तो बाल रोग विशेषज्ञ एवं जरूरत के अनुसार मनोवैज्ञानिक तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में जो प्रशिक्षित विशेषज्ञों से संपर्क जो है वो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चे जैसा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो ज़रूरी है कि जो भी इसके होल्डर्स हैं, जो भी बच्चे के हित में काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के आपको परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। और बच्चे का मानसिक विकास 3 वर्ष की उम्र तक जो है बहुत तेज़ी के साथ होता है और ऐसे में शीघ्र पहचान एवं कुछ विशेष विधियों से शीघ्र हस्तक्षेप सेवा द्वारा बच्चे में विकास होने की जो उम्मीद है वो होता है। और शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं जो शुरुआत है 1990 में अमेरिका में वैधानिक तौर पर जो की गई थी और वहाँ के बाल रोग चिकित्सकों को इसके लिए प्रेरित किया गया था, जिसके उपरांत इन विशेषज्ञों ने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया। शीघ्र हस्तक्षेप के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों का आकलन करके उसकी समस्या की पहचान करें और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित जांच सूची की एक छानबीन जो है वो उपकरण है। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से शीघ्र हस्तक्षेप की क्या परिभाषाएं हैं उसके बारे में। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, शीघ्र हस्तक्षेप जो है वो समन्वित सेवाओं का एक तंत्र है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रारंभिक नाजुक वर्ष, ठीक है, जो कि आपका जन्म से 3 वर्ष तक का होता है, में परिवार के सदस्यों को सहयोग प्रदान करता है। जो शीघ्र हस्तक्षेप होता है कि बच्चे की दिव्यांगता की पहचान उसके उस क्रिटिकल पीरियड जिसे आप कहते हैं, तो उस क्रांति काल में करके बच्चे को सुविधाएं देना, यही शीघ्र हस्तक्षेप कहलाता है। जितना जल्दी से जल्दी आप पहचान कर लेंगे, पहचान के जस्ट बाद जो बच्चों को आप सुविधाएं देते हैं वही शीघ्र हस्तक्षेप होता है। और IDA द्वारा दिए गए परिभाषा के अनुसार शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं निम्नलिखित संदर्भ में प्रदान की जाती हैं। ठीक है, विकासात्मक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र प्रगति कर सके, बच्चे का हर एक विकास का जितने भी पहलू हैं उन सब में विकास हो सके, उनका भविष्य में विशेष शिक्षा, पुनर्वास एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है वो हो सके, परिवार में अकेलापन, तनाव जो है कुंठा उसको कम किया जा सके, एक सकारात्मक व्यवहारिक रणनीति एवं हस्तक्षेप समस्याओं को कम किया जा सके, सहयोग प्राप्त कर बच्चा प्रगति करे और भविष्य में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उसकी जल्दी से जल्दी जो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम है उसमें शामिल कराना चाहिए। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके बच्चे में समस्या की पहचान की जाती है एवं हस्तक्षेप सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है, उतने ही जल्दी बच्चे में विकासात्मक जो प्रगति है वो देखी जा सकती है। तो ये आपको शीघ्र हस्तक्षेप का अर्थ बताया गया है, तो मैंने आपको बता दिया, वो आप पढ़ लीजिएगा। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है वो निम्नलिखित कारणों से ज़्यादा लाभदायक होता है, जिसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप से बच्चे के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह एक उपचारात्मक जो है वो सेवा होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है वो दिव्यांग बच्चे व उनके अभिभावक दोनों के लिए सहायक व लाभकारी होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप से सिर्फ बच्चे को ही लाभ नहीं होगा, उनके माता पिता को भी लाभ होगा कि
माता पिता जो है वो बच्चे के साथ समायोजन करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर, जो माता पिता के अंदर सकारात्मक जो एप्टीट्यूड है या सकारात्मक जो अभिवृत्ति है उसको विकसित करने में हम मदद कर पाएंगे। इससे कम उम्र के दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों के सीखने की क्षमता है जो है उसका विकास हो पाएगा। समाज की यह सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है कि इसीलिए समाज में इस तरह की जो सुविधाएं का होना तथा बच्चे के लिए सेवाओं को उपलब्ध कराना एक सामाजिक दायित्व होता है। अभिभावक के लिए प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप सेवा द्वारा उनके मानसिक विकलांग बच्चे के विकास के लिए सहायता प्रदान पहचानना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे बच्चे को सही देखरेख एवं प्रशिक्षण एवं प्रोग्राम प्रेरणा में जो है वो सहायता मिलती है और बच्चे का विकास जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो होता है। बच्चे के विकास में गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक भागीदारी निभाना तथा जन जन तक रोकना दोनों तरफ से लाभ होता है। बात करते हैं अभिभावकों की क्या भागीदारी है, परिवार की क्या भागीदारी है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई बच्चा प्रारंभिक सामाजिक वार्तालाप जो है वो सबसे पहले अपने माता पिता से ही शुरू करता है और यही सामाजिक व्यवहार बच्चे के भविष्य की जो है वो नींव बनाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिस तरीके से परिवार का इन्वायरमेंट होता है उसी तरीके से बच्चे की लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है, जिस पर उसकी ज़िंदगी का हर कदम जो है वो निर्भर करता है। किसी भी शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों के समूह के साथ साथ अभिभावकों की भूमिका जो है वो सर्वोपरि होती है तथा अभिभावकों को रुचिपूर्वक तथा जिम्मेदारी के साथ इस भागीदारी का निर्वहन भी करना चाहिए। क्योंकि अभिभावक जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत करते हैं, अधिक समय तक वो उनके संपर्क में रहते हैं तथा बच्चे को विकासात्मक जो संपूर्ण जानकारी का वो अवलोकन करते हैं। तो ऐसे में शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में उनको सम्मिलित करने के लिए अभिभावकों को शीघ्र हस्तक्षेप हम एजेंट भी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि वो बच्चे की जो प्रगति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट की भागीदारी बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे का हर एक विकास का पहलू जो है वो डिपेंड करता है कि परिवार से बच्चे को कितना सपोर्ट मिल रहा है। शीघ्र हस्तक्षेप एजेंट भी जो है कहते हैं इस तरह के कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, जो भौतिक चिकित्सक है, जो व्यवसायिक प्रशिक्षक है, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो मानसिक तथा मानसिक रूप से मंदता क्षेत्र में जो है वो अपनी भागीदारी जो है वो उसको निभाते हैं। तो ये हमारा है 2.3। अब बात करेंगे हम 2.4 पे। 2.4 ये यहाँ पे कट गया है, मैं आपको बता देती हूँ कि 2.4 आपका क्या है। जस्ट एक मिनट में चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँ। 2.4 हमारा है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स एंड स्टडीज ऑफ फैमिली एम्पावरमेंट। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें आपको लिख देती हूँ। ये हमारा 2.4 होता है आपका कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्सेप्ट एंड ये आपका होता है कंपोनेंट्स होता है आपका, एंड स्ट्रेटीज होता है आपका। ठीक है, स्ट्रेटीज आपका ये हो जाता है और फैमिली जो है एम्पावरमेंट, मतलब परिवार के सशक्तिकरण की क्या अवधारणा है, क्या घटक है और क्या रणनीतियाँ होती हैं वो हमें जानना है। ठीक है, परिवार को किस तरीके से सशक्त बनाया जा सकता है, किस तरीके से परिवार को जो है परिवार सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की जो आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक, सामाजिक, लैंगिक या आध्यात्मिक स्थिति में सुधार की जो सशक्तिकरण जो है वो कहलाता है परिवार सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कार्य करने की जो सत्ता है वो प्रदान करना या शक्ति देना, जिसमें उसकी ऐसी योग्यताओं और क्षमताओं का निर्माण करना होगा जो व्यक्ति कोई भी कार्य करने में समर्थ हो सके। देखिए, सशक्तिकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इतना सक्षम बना देना कि वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सके जिसमें वो नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब उसकी योग्यताओं को, उसकी क्षमताओं को बढ़ा देना ताकि वो हर एक चीज़ को, हर एक मतलब कोई भी कार्य करने में वो व्यक्ति सक्षम हो सके, वही कहलाता है सशक्तिकरण। तो ऐसे ही परिवार सशक्तिकरण का मतलब हो जाएगा कि परिवार को इस लायक बना देना ताकि वो बच्चे की देखभाल या बच्चे को सुविधाएं प्रदान करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो सके, वही कहलाता है परिवार सशक्तिकरण।
सशक्तिकरण किसी भी प्रकार के भेदभाव, विषमता, हिंसा, अपृष्टता, वांछनीयता, किसी भी अभाव को मिटाने वाली एक प्रक्रिया होती है। परिवार को जानकारियाँ दे करके या परिवार को सुविधाएं दे करके इतना उनको जो है सक्षम बना देना, ताकि वो हर एक प्रकार की, किसी भी प्रकार की उनके मन में भेदभाव की भावना ना हो, किसी प्रकार के कोई हिंसा की भावना ना हो, जो छुआछूत है उनकी भावना उनके अंदर ना हो। ठीक है, वो अभाव को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, किसी भी प्रकार को वही करने की, अभाव को ख़त्म करने की, इन सारी कुंठाओं को ख़त्म करने की जो प्रोसेस होती है वही आपकी कहलाती है सशक्तिकरण, और जो अंततः एक सकारात्मक शक्ति का उपयोग करने की क्षमता पैदा करती है। और इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक सकारात्मक जो ऊर्जा है या सकारात्मक जो थॉट है उसको डेवलप हम कर सकते हैं। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ है संसाधनों पर उनका नियंत्रण और निर्णय का अधिकार। उदाहरण हम ले सकते हैं कि आप उन्हें खुद को बेहतर संस्कृति बनाने और कर्मचारियों और लोगों के रूप में विकसित होने के लिए जो सशक्त बनाते हैं, और ऐसे कई तरीकों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक निरंतर पहुंच की जो पेशकश है वो कर सकते हैं कि बच्चे, देखिए एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं कि जैसे आप लोगों को भी मैं सशक्त बना रही हूँ। सशक्त बनाने का मतलब है कि मैं आपको इस सक्षम बना रही हूँ कि आप एग्ज़ाम को, जो क्वेश्चन आप नहीं भी कर पा रहे हैं, आप सभी में योग्यताएं हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए मैं आपको सक्षम बनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो यह भी आपका एक प्रकार का सशक्तिकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अब बात करेंगे सशक्तिकरण के क्या कौन से तत्व होते हैं, क्या घटक होते हैं। तो क्षमता निर्माण की शक्ति जो है वो व्यक्तिगत निर्णय लेने, नेतृत्व आदि का समर्थन करना, सामाजिक संगठन के साथ शक्ति व गठजोड़ और जो गठबंधन है उसको बढ़ाना। ठीक है, आत्मसम्मान में वृद्धि करना, जागरूकता या चेतना में वृद्धि करना, आत्मविश्वास निर्माण करना, पहले से ही वांछित समूह के साथ अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और परिवार अधिकारिता समाधान निर्माण जो है वो सेवाएं प्रदान करती हैं, जो माता पिता की जो पारिवारिक समस्या से निपटने में जो है हमारी मदद करती हैं। और बालक जो है वो सुरक्षा, कल्याण और जो स्थायित्व को बढ़ावा देने के प्रयास में परिवार के जो ताकतें हैं उसको मजबूत करती हैं। यह कार्यक्रम उन परिवारों को जो है वो लक्षित करता है जिन पर दुर्व्यवहार या अपेक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने जाने का जो जोखिम होता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मुद्दों को हल करने और हटाने से बचने, सुरक्षित और स्थिर घर बनाने के लिए परिवारों के साथ जो है वो काम करते हैं। यह जो समूह होता है वो कार्यशालाओं को परामर्श, प्रशिक्षण और अन्य माध्यम से जो है वो चक्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। परिवारों के लिए नव कौशलों को सिखाना कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि परिवार में अलग अलग तरह के नए नए कौशलों को सीख सके, जिससे वो बच्चों को सुविधाएं प्रदान कर सके, जो घर की एक सुरक्षित और स्थिर स्थान पर रहने में उनको मदद करता है। परिवार के लिए एक सफल जो स्वरूप है वो बच्चे अपने परिवार के साथ रहेंगे और निष्कासन के जो आघात हैं उसको वो सहन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर परिवार सशक्त रहेगा, परिवार के पास जानकारियाँ रहेंगी, वो सुविधाएं देने में समर्थ रहेगा परिवार बच्चों को, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि बच्चे अपने परिवार के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, समायोजित तौर पर वो रह पाएंगे। बच्चों के जो परिवार के द्वारा बच्चों को अलग अलग तरह से उनको घर में बंद करना या उनको बाहर ना जाने देना, किसी कार्यक्रम में ले जाना, जागरूकता रहेगी, समझदारी रहेगी तो वो इन सब चीज़ों से बचेंगे। सशक्तिकरण से परिवारों में सुरक्षात्मक कारकों या परिवार में एक सकारात्मक गुणों को मजबूत करने के लिए समुदाय आधारित जो रोकथाम सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती है। आप लोगों ने CBR पढ़ा होगा। ठीक है, CBR जिसे आप कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो इन सब सुविधाओं के माध्यम से कम्युनिटी के अंदर उनको सशक्त इतना लायक बना दिया जाता है ताकि वो बच्चे को हर प्रकार की सुविधाएं वो दे सके। और यह कौशल जो है वो व्यक्तिगत विशेषताओं, ज्ञान, रिश्तों और व्यक्तियों और परिवारों को स्कूल, काम और जीवन में अनुभव की जाने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों से निपटने में भी जो है वो मदद करती है। इससे पालन पोषण और लगाव भी मजबूत होता है। जब माता पिता और बच्चे एक दूसरे के मजबूत स्वास्थ्य भावना होती है तो बच्चों को भरोसा होता है कि उनके माता पिता में फलने फूलने के लिए क्या देंगे, प्यार, स्वीकृति, सकारात्मक मार्गदर्शन, सुरक्षा सहित अधिकतर चीज़ें जो है वो बच्चा परिवार से जो है वो प्राप्त कर सकता है। बाल विकास का ज्ञान होगा। जो माता पिता यह समझते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं, कैसे विकसित होते हैं, किस तरीके से उनको वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये सब चीज़ों को समझने में अगर वो सक्षम होते हैं तो उससे बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है।
माता पिता का लचीलापन जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने की जो क्षमता है वो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि बच्चे के लाइफ में किस तरह से अलग अलग मोड़ पर उतार चढ़ाव आ रहा है उसको माता पिता ठीक ढंग से समझ पाएँ और उसका समाधान कर पाएँ। यह भी परिवार सशक्तिकरण का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। माता पिता जो तनाव का प्रबंधन करने और उसी तरह से कार्य करने में सक्षम हैं, उनके बच्चों को के प्रति क्रोध और हताशा निर्देशित करने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। एक सामाजिक जुड़ाव जो है वो भी आपका फैमिली एम्पावरमेंट से बढ़ता है। रचनात्मकता, सहायक व्यक्तियों और समुदाय के साथ जुड़ाव को भावनात्मक परिवार को बदलने की जो दैनिक चुनौतियां का सामना करने में प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है। माता पिता के लिए समर्थन भी ये हो जाता है। माता पिता जो भोजन, कपड़े और आश्रय सहित अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में जो है वो सक्षम होते हैं। वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को जो है वो सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से परिवारों को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी रणनीतियां हैं। जैसे परिवारों के साथ सकारात्मक और सक्रिय बातचीत को बढ़ावा दे। ठीक है, परिवार के साथ एक जो भी आपके मेंबर्स हैं वो परिवार के साथ एक सकारात्मक जो बातचीत है उसको बढ़ावा दे। परिवार की पहचान की ज़रूरतों के जवाब में उनको मदद करें। ऐसे मदद की पेशकश करें जो मानकों को ऐसे सुझाव दे जो परिवार के संसाधनों को जुटाने में उनकी सहायता करे, उनको तत्काल सफलता प्रदान करे। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुख तरीकों के रूप में परिवार के प्राकृतिक समर्थन नेटवर्क के उपयोग को बढ़ावा दे। परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग और संयुक्त जो जिम्मेदारियां हैं उसको परिवार को बढ़ाने में सहायता दे। परिवार को सहायता स्वीकार और अस्वीकार करने का जो निर्णय है उसको लेने में स्वीकृति प्रदान करें। पारस्परिक सहायता की अनुमति दें। ठीक है, और ऐसा करने के उनको अवसर भी प्रदान करें कि वो बच्चे के विकास में जो है अपना योगदान दे सके। व्यवहार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक सक्रिय एजेंट के रूप में खुद को देखने के लिए परिवार के सदस्यों की क्षमता को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम परिवार को जो है वो सशक्त बना सकते हैं। तो ये हमारा 2.4 था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2.5 पढ़ना। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी एक एक चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे और ये एज अ रिवीजन क्लास आप लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को एक बार जो है शेयर ज़रूर करिएगा। और बात करेंगे अभी हम 2.5 पे। देखते हैं हमारा 2.5 क्या होता है। क्या है हमारा 2.5? तो हमारा 2.5 होता है आपका पार्टनरिंग फॉर इंटरवेंशनल और प्रैक्टिसेस, मतलब इंटरवेंशनल प्रथाओं के लिए भागीदारी किस तरीके से किया जा सकता है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि सारी चीज़ें तो वही हैं ना, घुमा फिरा के आपको बताया जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल वही हैं। थोड़े थोड़े से आपको पॉइंट देखिए, सारे जितने भी आपके परिवार को प्रभावित करने वाले कारक हों या परिवार को सशक्त बनाना है तो हमेशा बच्चा ही सेंटर में है, बच्चे को ही सेंटर में रख करके सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें रटना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को और समझ करके फिर अपने मन से क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिएगा। आप उसमें क्या लिख देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें याद करना कुछ चाहते हैं तो हेडिंग्स अगर 2-4 दी गई हैं तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी अंदर का मैटर आप समझ करके अपने हिसाब से लिखिएगा। इसको टिकटो याद करने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, वरना आप एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए साझेदारी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो परिवार के परिप्रेक्ष्य समझने के लिए जो सहायकों को और धैर्य, सहानुभूति और जो चुनौतियां हैं उसको लेना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति के संबंधित जानकारियों को छुपाने की अवधारणा को समझ कर परिवार के साथ चर्चा में विवेक जो है वो चाहिए। योजना बनाने और निर्णय लेने में परिवार की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। माता पिता के पुनर्वास में सच्चे भागीदार होने के लिए यह आवश्यक है कि पेशेवर यह स्वीकार करें कि जैसे अगर माता पिता हैं वो मतलब जो भी भागीदारी, जो भी परिवार के मतलब बच्चे के जो भी इसके होल्डर्स हैं उसके साथ परिवार को जो है वो स्वीकार करने के लिए जो पेशेवर है उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता को नियोजन में शामिल करें। जो भी बच्चे के लिए वो एक योजना बना रहे हैं उसमें परिवार को भी शामिल करें, क्योंकि बच्चा की जो अंतिम उत्तरदायित्व है, ठीक है, यह घर की
मतलब जो बच्चा होता है, घर बच्चे के जीवन का एक बड़ा जो कैनवास होता है, ठीक है, क्योंकि वह उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे अधिक समय वहीं व्यतीत करता है वो। और माता पिता बच्चे के समस्याओं को जो है वो अवगत होते हैं, लेकिन अक्षमता के प्रभाव को मापने में जो है वो सक्षम नहीं होते हैं। बच्चा कितना ज़्यादा डिसेबिलिटी से रिलेट करता है या कितना ज़्यादा वो डिसेबिलिटी से ग्रसित है, वो उनको नहीं जान पाते, लेकिन बच्चे की क्या समस्याएं हैं उनको पहचानने में माता पिता बहुत सक्षम होते हैं। तो इससे माता पिता की जो भागीदारी है वो बहुत बढ़ जाती है बच्चे के लिए। तो जब भी बच्चे के लिए कुछ भी कदम उठाया जाए तो उनमें माता पिता को ज़रूर शामिल किया जाए। परिवार की भागीदारी के बिना पेशेवर प्रयासों को पूर्ण परिणाम जो है वो नहीं मिलेंगे। माता पिता जो है वो बच्चे के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सेवाओं और विकल्पों को जानने और अधिकार और सबसे व्यवहार को चुनने का जो है वो अधिकार है। विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास की प्रक्रिया में परिवार के सफल होने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है कि विकलांगता के बारे में जाने और विकलांगता और बच्चे की क्षमता के प्रभाव के बारे में उनको बताया जाए, ठीक है। समांतर रूप से परिवार सीखने, प्रयोग करने और विचारों के साथ और विकलांग परिवार के सदस्य को समझने, स्वीकार करने और प्यार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जो है वो कदम उठाने का जो है वो फैसला जो है वो लेता है। जो विकलांगता है वो सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है, विकलांगता सभी के द्वारा स्वीकार की भी जानी चाहिए, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक जो है वो लाभ मिल सके। परिवार जो है वो पेशेवरों से विचारों के लिए खुला रहता है। परिवारों की पुनर्वास के तरीकों और बच्चों को खुले रास्ते के बारे में जागरूक किया जाए, ठीक है। परिवार के जो सदस्य हैं वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमेशा उपस्थित रहें। परिवार के जो सदस्य हैं वो बच्चे के पुनर्वास में अपनी भूमिका को ईमानदारी से जो है वो पालन करें, ठीक है। तो ये आपका है माता पिता वो एक संघ, एक संरचना है जिसके माध्यम से एक स्कूल में माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें मिल करके, कोई भी काम होता है उसको मिल करके जो है वो संपन्न करते हैं। और अभी हम बात कर रहे होंगे तो ये आपका कुछ थोड़ा सा ही, आप ज़्यादा जो है आप लोग बोर नहीं होइएगा इसमें। और शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आपका है, मतलब शिक्षा अधिनियम 1998 अभिभावक संघ की भूमिका जो है वो निर्धारित करता है, जिसमें पेरेंट्स जो एसोसिएशन है वो घर और स्कूल की प्रभावी साझेदारी से बनता है। और इसके लिए जो प्रिंसिपल, स्टाफ और प्रबंधन वार्ड है सभी के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। स्कूलों में माता पिता की जो भागीदारी है उस पर शैक्षिक सोच से पता चलता है कि जब माता पिता और शिक्षक एक साथ काम करते हैं तो बच्चे जो है उच्च स्थिति जो है वो हासिल करते हैं। अभिभावक संघ जो है वो प्रधानाचार्य, प्रबंधक बोर्ड जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं और ऐसी घटनाओं पर वो सलाह दे सकता है, जिसके लिए स्कूल जो है वो समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, जैसे डराना, धमकाना, सुरक्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें विकसित हो सकती हैं। माता पिता जो है वो संघ तर्क गतिविधियों का जो है वो सुझाव और आयोजन कर सकते हैं। अभिभावक संघ जो है वो स्कूल में माता पिता के लिए एक समर्थन जो है वो प्रदान कर सकते हैं। माता पिता जो है वो संघ और उन मुद्दों पर जो है जो किसी भी बात पर या बच्चे के लिए कोई भी ज़रूरी जो चीज़ें हैं उस पर वो अपना समायोजित करता है और आमंत्रित करता है जो सामाजिक और प्रासंगिक होता है। अभिभावक संघ किसी एक शिक्षक या माता पिता के खिलाफ शिकायत करने का जो वो मंच नहीं है, वो एक शिकायत करने की प्रक्रिया तंत्र के रूप में वो काम करता है। तो ये आपका यूनिट 2.5 है। बाकी आपको मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं, आप कितना समझ पाते हैं चीज़ों को, वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिख करके आएंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपके अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल कोई भी चीज़ रहेगी तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और मैं यूनिट बाय यूनिट प्रयास करूँगी कि आपको 5 यूनिट करा दिया जाए। आज यूनिट 2 हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, यूनिट 2 आपका पूरा ख़त्म होता है। बाकी मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगी कि आपको जो है यूनिट ये बचे हुए 3 यूनिट भी आपको करा दिया जाए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।